हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे परिवार के बारे में जानेंगे। आज हम परिवार एक्चुअली क्या होता है और परिवार की विशेषताएं, परिवार के कार्य क्या हैं, आज इसके बारे में हम करेंगे। अच्छा टॉपिक है, सो अच्छे से आप सुनिएगा, समझिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिवार देखिए क्या होता है। परिवार बनता है सदस्यों से। हम एक घर में रहते हैं जिसमें सदस्य होते हैं और उनसे मिलकर परिवार बनता है, और एक परिवार से मिलकर क्या बनता है, समाज बनता है। ठीक है, तो उस परिवार के अंदर सदस्य 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। सो जो मेंबर्स होते हैं वो माता पिता, भाई बहन, उनके माता पिता के बच्चे, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये परिवार बनाती हैं। परिवार 2 तरह के होते हैं। फैमिली होती है 2, जैसे एक होती है न्यूक्लियर और एक होती है जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर में आपके जिसको एकाकी परिवार बोलते हैं, और जॉइंट जो होता है आपके संयुक्त परिवार जिसको बोलते हैं। सो ये फैमिलीज जो होती हैं 2 तरह की होती हैं। ठीक है, उसके अलावा देखते हैं। अब देखिए अर्थ क्या है परिवार का। अर्थ बेसिकली क्या है, परिवार जो शब्द है वो फैमिली का ही हिंदी रूपांतरण है। फैमिली क्या है, इंग्लिश और हिंदी रूपांतरण में, हिंदी में क्या बोलते हैं, फैमिली को परिवार बोलते हैं। देखिए इसका उद्गम कहाँ से हुआ था। उद्गम हुआ था इसका लैटिन जो शब्द है फैमुलस, जिसका अर्थ क्या होता है, एक ऐसा समूह जिसमें माता पिता, बच्चे, नौकर आदि आते हैं। सो ये होता है फैमुलस का मतलब। फैमुलस का अर्थ जिससे क्या बना, फैमिली बना, और फैमिली हिंदी में परिवार जिसको बोला जाता है। हम एक घर के अंदर रहते हैं, माता पिता होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, आगे दादा दादी हो सकते हैं, चाचा चाची हो सकते हैं। जो जहाँ पर सब मिलकर रहते हैं वो होता है आपके संयुक्त परिवार। और जो जहाँ सिर्फ माता पिता, जहाँ सिर्फ उनके बच्चे होते हैं, वो होता है आपके न्यूक्लियर फैमिली, मीन्स कि एकाकी परिवार। ठीक है, उसके अलावा देखिए परिवार की बेसिकली ये जो क्या क्या बोल सकते हैं परिवार। देखिए समाज की धुरी क्या है, परिवार, क्योंकि समाज का सेंटर पॉइंट जो माना जाता है वो आपके परिवार होता है। प्राथमिक आधारीय इकाई, जो बेसिक यूनिट जो होती है वो होती है परिवार, क्योंकि परिवार से मिलकर ही क्या बनता है, समाज बनता है। समाज की मौलिक इकाई क्या होती है, बिल्कुल परिवार होती है। और परिवार है क्या, परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। सार्वभौमिक संस्था का मतलब ये होता है कि किसी भी जगह पर आप जाएं वहाँ परिवार मिलेगा, चाहे वो देश हो, चाहे वो कोई भी संस्था हो, कोई भी जगह हो, कहीं पर भी आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं तो परिवार जो है वो मिलेगा ही। एक सार्वभौमिक संस्था है, हर जगह पर एक परिवार होगा, और परिवार ही जो है वो समाज बनाता है। और इन चीज़ों से ही मिलकर क्या बनता है, एक हमारा जो देश है, दुनिया है, ये सब चीज़ है। समाज, इंसान क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर परिवार के कार्य क्या होते हैं। देखिए परिवार जो है उसमें सदस्य होते हैं, और बेसिकली एक परिवार का क्या कार्य होता है। हम एक परिवार के अंदर रहते हैं तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि परिवार के क्या कार्य होते हैं, और हमें पता होती भी हैं क्योंकि हम एक परिवार के अंदर रहते हैं। ठीक है, सो जैविक कार्य फर्स्ट आ जाता है इसके अंदर, जैविक कार्य। जैविक कार्य के अंदर आपके आ जाता है 2 तरह के चीज़ें होती हैं, यौन इच्छाओं की संतुष्टि, और सेकंड आ जाता है संतानोत्पत्ति और संतान पालन पोषण। जैविकीय कार्य में यौन इच्छाओं की संतुष्टि होती है कि एक परिवार के अंदर ही रहकर यौन इच्छाओं की संतुष्टि होती है। जैसे कि एक लेडी और एक जेंट्स की शादी होती है, उसके बाद परिवार आगे बढ़ता है, परिवार के अंदर यौन इच्छाओं की पूर्ति होती है, फिर संतान होती है, और वो माता पिता क्या करते हैं, अपने संतान का पालन पोषण करते हैं अच्छे से, क्योंकि जो समाज के अंदर वही बच्चे को, उसी संतान को स्वीकार्य माना जाता है जो परिवार में रहकर होता है। परिवार से बाहर जो भी संतान उत्पत्ति होती है उसको समाज जो है वो स्वीकार नहीं करता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है इसमें शारीरिक कार्य। परिवार में रहकर शारीरिक कार्य भी होते हैं, जैसे शारीरिक संरक्षण का कार्य। परिवार में सदस्य होते हैं वो शरीर के संरक्षण का कार्य करते हैं, एक दूसरे को जो फिजिकल प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। जैसे घर के अंदर रहकर एक मदर होती है, वो हर सदस्य की
क्या आवश्यकता है, पोषण आवश्यकता क्या है, उसके क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उसकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, उन सब चीज़ों का ध्यान रखती है। तो परिवार शारीरिक संरक्षण का कार्य भी करता है। भोजन, वस्त्र एवं आवास की व्यवस्था, एक परिवार के अंदर रहने वाले सभी सदस्य जो होते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, वस्त्र की व्यवस्था करना, आवास मतलब रहने के लिए, सो ये सब चीज़ें जो हैं परिवार में रहकर होती हैं। सुख सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था मीन्स कि प्रत्येक सदस्य को इजीली सब कुछ अवेलेबल हो, सब कुछ उनकी ज़रूरतें पूरी हों। जैसे घर के अंदर सुख सुविधाएं किन चीज़ों से मिलती हैं, हर तरह के मनोरंजक चीज़ें होनी चाहिए, टीवी है, फ्रिज है, ज़रूरत की चीज़ें, वॉशिंग मशीन है, बेड है, ये सब चीज़ें जो है सुख सुविधाएं जुटाने के लिए एक परिवार क्या करता है, कोशिश करता है। तो ये होते हैं आपके शारीरिक कार्य के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मनोवैज्ञानिक कार्य। मनोवैज्ञानिक कार्य से मतलब ये है कि परिवार के अंदर जब सदस्य रहते हैं तो एक दूसरे के लिए प्रेम स्नेह की भावना होना ज़रूरी है, और होती भी है, क्योंकि एक ही घर के अंदर रहते हैं। माता पिता का बच्चों से प्यार होता है, बच्चों का माता पिता से होता है, दादा दादी से होता है। तो ये प्रेम स्नेह देना बच्चों को। और मानसिक सुरक्षा, मानसिक सुरक्षा का मतलब है कि जिन बच्चों का पालन पोषण अच्छे वातावरण में होता है, जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता, उनको मानसिक संतुष्टि मिलती है। लेकिन जो बच्चे ऐसे वातावरण में अपना जीवन व्यतीत करते हैं जहाँ लड़ाई झगड़ा, कलेश या परिवार में मनमुटाव, इस तरह की चीज़ें होती है, तो ऐसे बच्चों को, ऐसी संतानों को मानसिक सुरक्षा नहीं मिल पाती। तो वो बच्चे क्या होते हैं, वो एक अपराधी मानसिक प्रवृत्ति के बच्चे बन जाते हैं। तो मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है परिवार का, कि अपने ही घर के सदस्य जो होते हैं, अपने परिवार के जो सदस्य होते हैं, उनको एक दूसरे को प्रेम स्नेह देना और उनकी मानसिक सुरक्षा करना, मीन्स कि उनके मानसिक उनको संतुष्टि प्रदान करना। नेक्स्ट आता है हमारे आर्थिक कार्य। आर्थिक कार्य में देखिए आपके क्या आ जाता है, परिवार के जो भी सदस्य होते हैं उनको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या ज़रूरत होती है, धन की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आर्थिक कार्य तो करने पड़ते हैं, जिसमें आपके क्या आ जाता है, श्रम विभाजन। श्रम विभाजन का मतलब है कि परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनको उनकी एज के अकॉर्डिंग, ठीक है, जेंडर के अकॉर्डिंग, उनकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, और वो क्या कार्य कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको काम दिया जाता है। पुरुष है यदि, तो वो घर से बाहर जाकर क्या करता है, नौकरी करता है ना। लेडीज़ जो होती हैं वो घर में अपना घर के काम करती हैं, घर से बाहर जाकर भी नौकरी करती हैं। सो ये सब चीज़ें आती है श्रम विभाजन के अंदर। ठीक है, उसके अलावा आता है उत्पादन इकाई। उत्पादन इकाई के अंदर आपके आ जाता है परिवार के द्वारा जो भी उत्पादक कार्य होते हैं, जैसे कृषि, कोई भी ऐसा परिवार है जो किसान का काम करता है, कृषिक जो परिवार है वो कृषि का कार्य परिवार के सभी सदस्य क्या करते हैं, मिलजुल कर करते हैं। ठीक है, किसी के घर में जैसे फसल काटने का काम हो गया, कृषि के काम में निराई गुड़ाई तो घर की महिलाएं भी करती हैं, हेल्प करती हैं। घर की स्त्रियां जो होती हैं, जो बाहर नहीं जाती, तो वो क्या करती हैं, अनाज भंडारण का काम करती हैं, घर के अंदर रह के छोटे मोटे उद्योग धंधे करती हैं। ये होता है उत्पादन इकाई, मीन्स कि जैसे पापड़ बनाया, बड़ी बनाई, अचार, जैम, जेली, मुरब्बा, इस तरह का काम करती हैं। ठीक है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, जैसे सिलाई का काम है, बुनाई का काम है, बढ़ईगिरी का काम है, सुनार का काम है। सो ये आता है आपके उत्पादक इकाई में, मीन्स की प्रोडक्टिव यूनिट्स में। नेक्स्ट आता है आपके बचत एवं विनियोग का प्रबंध करना। बचत एवं विनियोग के प्रबंध का मतलब है कि जब कोई भी कोई परिवार है, ठीक है, आजकल देखा जाता है कि वर्तमान की जो भी आवश्यकताएं और स्थिति हैं उसके बारे में अगर सोचा जाए तो भविष्य के लिए उतना ही जागरूक भी होना ज़रूरी होता है। भविष्य में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए आजकल हम क्या करते हैं, बचत करते हैं, पहले भी करते थे। और बचत एक ऐसी चीज़ है जो करना, इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि भविष्य में आने वाले जोखिम से बचा जा सकता है। जैसे जीवन बीमा है ना, ये सब चीज़ें करते हैं, जोखिम कम करते हैं, ये सब चीज़ें, लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, सेविंग करते हैं, है ना। सो ये होता है बचत एवं विनियोग। उत्तराधिकार का निर्धारण का मतलब है कि जो भी परिवार में धन अर्जित किया जाता है बड़े बुजुर्गों के द्वारा, तो उनकी मृत्यु हो जाने के बाद एक घर का मुखिया होना ज़रूरी है। सो घर का जो मुखिया होता है वो अपनी मृत्यु के बाद क्या, संपत्ति जो भी होती है वो अपने ही घर के बड़े बेटे को या जो भी वारिस को जो भी बनाते हैं, वो उत्तराधिकारी जिसको भी बनाना चाहते हैं सो उसको उत्तराधिकार देते हैं आगे। और पहले क्या होता था कि जो मातृसत्तात्मक जो परिवार होते थे
जैसे जहाँ पर माता की चलती थी, मातृसत्तात्मक का मतलब होता है जहाँ पर माता मुखिया होती है, मातृसत्तात्मक परिवार जो होते थे वहाँ पर बेटी जो होती थी वो होती थी पूरी उतनी ही वो हकदार होती थी। लेकिन आजकल क्या हो गया, बेटा बेटी दोनों बराबर कर दिए गए हैं, उनको दोनों को समानता का अधिकार कानून द्वारा दे दिया गया। सो ये होता है उत्तराधिकार का निर्धारण। सामाजिक कार्य आ जाते हैं समाजीकरण। ठीक है, सामाजिक कार्य में आपके फर्स्ट आ जाता है समाजीकरण। एक परिवार की जिम्मेदारी होती है कि बालक को सभ्य बनाए, ठीक है, सुसंस्कृत हो, सामाजिक प्राणी बनाना एक परिवार की जिम्मेदारी होती है। बच्चा जब अपनी माता जो होती है, बच्चा है, उसकी माता उसकी पहली शिक्षिका होती है और उसका परिवार जो होता है वो पहली पाठशाला माना जाता है। ये हम हमेशा सुनते हैं। तो क्या होता है कि एक परिवार ही होता है जो बच्चे को सामाजिक प्राणी बनाता है और उसको अच्छे नैतिक गुणों का विकास होता है समाज में रहकर। समाजीकरण का मतलब क्या होता है, बेसिकली आप समझे तो जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसे अगर यूं ही छोड़ दिया जाए तो बच्चा क्या हो जाएगा, अपराधी प्रवृत्ति का बन जाएगा। सो एक परिवार में रहकर ये बच्चे को सभ्य, संस्कृत, सुसंस्कृत बनाया जा सकता है, जिससे सामाजीकरण उसके अंदर सोशलाइजेशन डेवलप होता है। ठीक है, सामाजिक स्थिति एवं निश्चित करना। सामाजिक स्थिति निश्चित करने का मतलब है कि परिवार अपनी स्थिति जो है समाज में अच्छी बनाता है। कैसे? क्योंकि वो क्या करता है, अपने बच्चों की शादियां करता है, अपने घर में अगर कोई जॉइंट फैमिली है तो उसके अंदर अपने जो नीज है, नेफ्यूज़ हैं, उनकी शादी करते हैं, फेस्टिवल्स मिलजुल कर मनाते हैं। सो इस तरीके से ये सब करने से क्या होता है कि परिवार का एक समाज के अंदर अलग स्थिति निर्धारित हो जाती है। मीन्स कि एक सोशल स्टेटस बनता है। तो सोशल स्टेटस को निर्धारण करने का काम किसका है? परिवार का है। नेक्स्ट आता है सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल कंट्रोल, क्योंकि अगर सोशल कंट्रोल करवाने, कोई भी परिवार है, कोई भी व्यक्ति है, उस पर परिवार में रहने वाले सदस्यों पर जो नियंत्रण है वो एक परिवार ही करवा सकता है। अगर परिवार इस चीज़ पर नहीं ध्यान देता तो बच्चा क्या हो जाता है, अपराधी बनता है। परिवार के सदस्य जो भी होते हैं वो एक अपराधी प्रवृत्ति के बनते हैं, दुष्कर्म कर सकते हैं, लूटपाट, चोरी, डकैती, इस तरह के अपराधी और हिंसक प्रवृत्ति के वो हो जाते हैं। तो सामाजिक नियंत्रण जो है वो एक परिवार ही कर सकते हैं। परिवार व्यक्ति को क्या सभ्य बनाता है ना, उसके अंदर सामाजिक गुणों का विकास होता है। सो जिससे क्या होता है, परिवार जो है, जिससे समाज पर जो है, बच्चों पर, व्यक्तियों पर जो है नियंत्रण होता है, जिसे सामाजिक नियंत्रण बोला जाता है। सो समाज के अकॉर्डिंग ही बच्चा फिर चलता है, उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है। ठीक है, और परिवार जो है सामाजिक विघटन को रोकने में एक प्रभावशाली क्या करता है, अस्त्र की तरह कार्य करता है। क्योंकि सामाजिक जो समाज में रहकर कोई भी व्यक्ति कोई गलत काम ना करे, उसके लिए परिवार उस पर कंट्रोल करता है, जिससे कि उस सामाजिक नियंत्रण कहा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें आपके मानव सभ्यता का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण। बिल्कुल, एक परिवार के अंदर जो भी उनकी पारंपरिक संस्कृति चली आ रही है, जो भी वो उनके रीति हैं, रिवाज हैं, मूल्य हैं, जो भी हैं, वो सब क्या होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं। उसके बाद माता पिता उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनके बच्चे, फिर आगे आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनकी संस्कृति होती है वो ट्रांसफ़र होती रहती है। सो इसमें ये सिंपल सी बात है। विवाह में मदद, परिवार क्या करता है, अपने बच्चों का विवाह करता है, अपने घर में जो भी सदस्य होते हैं जो शादी लायक हैं उनके विवाह करने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, आर्थिक रूप से भी मदद करते हैं, है ना, शारीरिक कार्यों में भी मदद करते हैं। सो ये जो होती है विवाह में मदद किसके द्वारा होती है, परिवार के द्वारा होती है। उनके लिए एक अच्छा घर ढूंढते हैं जिससे कि उनकी लाइफ आगे अच्छी रहे। नेक्स्ट हम चलते हैं धार्मिक कार्यों के अंदर। एक परिवार जो होता है उसमें रहकर ही क्या हो सकता है, धार्मिक कार्य। मीन्स कि जो भी बच्चा होता है उसको सिखाना है तो क्या देखेगा, बच्चा वही करेगा जो उसका परिवार करता है। सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, जैविक कार्य सब इम्पोर्टेंट है, सब के सब इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ धार्मिक कार्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या करते हैं, धार्मिक कार्यों में धर्म की पालन करना बच्चों को सिखाया जाता है, ईश्वर की भक्ति भाव सिखाया जाता है ना। तो घर के अंदर रहकर धार्मिक जो भी कार्य होते हैं उनको संपन्न किया जाता है, नियम से करना, विधियों से करना, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। राजनीतिक कार्य में
घर के अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम है, उसकी समस्या का समाधान करना है, तो उसमें घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं एक मुखिया की तरह कार्य करते हैं। सो जो भी घर के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा है, चाहे वो संपत्ति से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से संबंधित हो, तो वो कानून तक ना पहुंचे, सो क्या करते हैं, घर के मुखिया ही क्या करते थे पहले भी, तो उसको घर के अंदर ही सॉल्व कर लेते थे। सो ये एक तरीके का क्या होता है, राजनीतिक कार्य में आ जाता है। सांस्कृतिक कार्य में क्या आता है, घर के अंदर रह के ही बच्चा क्या सीखता है, आप परिवार के माध्यम से ही अपनी संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज और परंपराओं को ज्ञान सीखता है वो, क्योंकि परिवार ही है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हर चीज़ को सिखाता है। जो देखता है बच्चा जिस घर में रहकर, वैसा ही वो व्यवहार करता है, वैसा ही वो सीखता है। ठीक है। जब भी कभी कोई संस्कृति हो, धर्म में कोई दोष होता है, तो उन्हें दूर करने के लिए क्या किया जाता है, एक परिवार ही है जो उपयोगी और श्रेष्ठ रूप से काम आता है, वही है जो इस चीज़ को दूर कर सकता है। बच्चे को में कोई दोष है संस्कृति से संबंधित, वो ध्यान नहीं देता या कुछ, तो इस तरह के जो काम है वो परिवार जो है बहुत अच्छे से करता है, बच्चों को ये चीज़ें सिखाता है। संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज, ये सब चीज़ें बच्चा एक परिवार में रहकर ही सीखता है। उसके अलावा आप क्या जाता है, मनोरंजनात्मक कार्य। ठीक है, परिवार में रहकर एक दूसरे के साथ हंसी मजाक होता है, मनोरंजन के कार्य भी करते हैं, एक साथ घूमने जाते हैं, फंक्शंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, जहाँ सब मिलजुल कर एक दूसरे को एंटरटेन करते हैं, है ना, मजाक भी चलता है। सो ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। शैक्षिक कार्य, शैक्षिक कार्य जो है परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि यदि घर में कोई भी सदस्य शिक्षित नहीं होगा तो उसकी सोचने की, समझने की, तर्क करने की, विवेकपूर्ण निर्णय नहीं ले सकेगा। इसके लिए क्या जरूरी है, एक परिवार का महत्वपूर्ण दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चों को क्या करें, शिक्षा दें, अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो बच्चा घर में रहकर ही सीखता है। औपचारिक शिक्षा के लिए बाहर स्कूल है, कॉलेजेस है, लेकिन जो अनौपचारिक शिक्षा है, जैसे कि दूसरों का सम्मान करना, नैतिक, चारित्रिक, धार्मिक, सामाजिक, इन सब मूल्य, बौद्धिक विकास, ये सब चीज़ें जो होती हैं, इसमें मदर जो होती है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सो बच्चे को क्या ये सब चीज़ें शिक्षित करती हैं। सो अनौपचारिक शैक्षिक कार्य का काम भी कौन करता है, परिवार करता है। सो बच्चे को शिक्षा देना, परिवार के सदस्यों को शिक्षित करना, ये भी एक परिवार का महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम परिवार की विशेषताएं। परिवार की विशेषता में फर्स्ट आ जाता है सार्वभौमिकता। परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, मैंने आपको बताया पहले, सार्वभौमिक संस्था है क्योंकि आप कहीं भी चले जाइए वहाँ एक परिवार हमें जरूर देखने को मिलेगा। परिवार से ही वहाँ क्या बनता है, समाज बनता है। सो परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, हर जगह पाया जाता है, हर देश में पाया जाता है और हर काल में ये पाया गया है और पाया जाता रहा है। सो जो हमारी हिस्ट्री की जो शुरुआत है, प्रारंभ से ही जो क्या है, परिवार अस्तित्व में रहा है। सो इस जो हमारी पृथ्वी है, इस पर मानव समाज का अस्तित्व रहेगा, जिससे कि परिवार बनता है। व्यक्ति जन्म लेते ही एक परिवार का सदस्य बन जाता है। सो ये क्या, सार्वभौमिक संस्था है जो हर कहीं है। सीमित आकार, सीमित आकार का मतलब है कोई भी परिवार है, वो छोटा हो बड़ा हो, लेकिन उसके अंदर इतने ज़्यादा भी सदस्य नहीं होते कि उसका आकार बहुत बड़ा बन जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 सदस्य हो सकते हैं, जैसे दादा दादी है, चाचा चाची हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, पोते हैं, है ना, आगे भतीजे हैं। सो इन सबको मिलाकर भी 20-25 सदस्य अधिक से अधिक, इससे अधिक नहीं होते। सो ये एक सीमित आकार होता है, लिमिटेड साइज जिसको बोलते हैं। एकल परिवार होता है और जॉइंट फैमिली होती है, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली। लेकिन जॉइंट फैमिली में भी 20 से ज़्यादा सदस्य नहीं होते हैं, कम ही देखने को मिलते हैं। सो ये क्या है, सीमित आकार परिवार का। उसके अलावा विशेषताओं में आ जाता है भावनात्मक संबंध। बिल्कुल सिंपल बात है, एक परिवार में रहते हैं तो एक दूसरे से हम इमोशनली अटैच्ड होते हैं। परिवार में रहते हैं आप लोग, एक दूसरे के प्रति स्नेह होता है, भावनाएं होती हैं एक दूसरे के प्रति, प्यार की, स्नेह की, सुरक्षा की, सहयोग की, सहानुभूति, सौहार्द। सो ये सब भावनाएं एक परिवार में रहकर एक दूसरे के प्रति होती हैं। रचनात्मक प्रभाव, रचनात्मक प्रभाव का मतलब है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब संस्कृति, मूल्य, लक्ष्य, जीवन दर्शन, रीति रिवाज ये स्थानांतरित होते हैं, तो इसको बोलते हैं रचनात्मक प्रभाव। जैसे कि कोई भी परिवार के संस्कार, चरित्र उत्तम
उत्तम और श्रेष्ठ होते हैं तो व्यक्ति में क्या होता है, श्रेष्ठ गुणों का भी विकास होता है। और यदि इसके विपरीत बच्चा दुराचारी है, परिवार दुराचारी है, दुष्ट दुर्गुणों से भरा हुआ है, तो बच्चा में भी वैसे ही गुण विकसित होते हैं। सो जो परिवार के अंदर बच्चा जन्म लेता है, परिवार का सदस्य बन जाता है, तो एक परिवार का उत्तरदायित्व बनता है कि उसको अच्छे संस्कार दें, अच्छे संस्कार देते भी हैं, उसका आचरण अच्छा बनता है। सो इस तरह से बच्चे के अंदर रचनात्मक जो प्रभाव पैदा होता है, वही बात हो रही है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है गुण, जो नैतिक मूल्य हैं वो स्थानांतरित होते हैं। सदस्यों का उत्तरदायित्व, सदस्यों का उत्तरदायित्व से मतलब ये है कि प्रत्येक सदस्य की घर के अंदर रहकर हर एक की एक न एक जिम्मेदारी होती है, उनका दायित्व बनता है हर काम के लिए। परिवार के प्रत्येक जो भी सदस्य हैं कर्तव्य और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं अपने अपने हिसाब से, जिसका जो भी उत्तरदायित्व है वो उसको निभाता है। जैसे माता पिता का क्या काम होता है, बच्चों को प्यार से पालते हैं, उनके लिए कठोर परिश्रम करते हैं ताकि वो एक अच्छी उनको लाइफ दे सके। परिवार के ही जो व्यक्ति होते हैं उनको दया की भावना, त्याग, स्नेह, सौहार्द, ये सब चीजें सिखाते हैं। सो सदस्यों का उत्तरदायित्व होता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति। सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति क्या होती है, आपके जो समाज होता है वो एक स्वरूप निर्धारण करने वाली सबसे सशक्त एवं प्रभावशाली संस्था मानी जाती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि परिवार के जो स्थिति होती है वो सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति मीन्स की जो परिवार जो है वो समाज में एक केंद्रीय स्थिति निर्धारित करता है, क्योंकि परिवार जो है उसी से समाज बनता है। तो समाज क्या हो गई, धुरी हो, परिवार क्या हो गई, धुरी हो गई। सो ये क्या होती है, केंद्रीय स्थिति मानी जाती है। कोई भी बच्चा है, कोई भी परिवार है, परिवार के अंदर जब बच्चा होता है तो एक उसकी घर के अंदर रहकर ही जो उसके प्रति जिम्मेदारी निभाते हैं माता पिता, वो एक अलग तरीके से मानी जाती है। लेकिन अगर उससे बाहर आप वृद्धाश्रम खोल दिए गए हैं, समाज सेवी संस्थाएं हैं, जितना भी कुछ है, लेकिन परिवार की जगह कोई नहीं ले सकता। सो जो परिवार की स्थिति है समाज में वो परिवार की स्थिति ही है, केंद्रीय स्थिति है, ठीक है। स्थायी व अस्थायी प्रकृति। स्थायी व अस्थायी प्रकृति का मतलब क्या होता है कि परिवार एक संस्था के रूप में क्या है, एक संस्था के रूप में देखा जाए तो वो एक स्थायी है, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, चली आ रही है। लेकिन अगर अस्थायी कैसे होती है, जब समिति के रूप में परिवार अस्थायी माना जाता है जब पति या पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाए, ठीक है। जब पति या पत्नी में से एक की मृत्यु हो जाए तो ये समिति क्या होती है, टूट जाती है, परिवार आगे नहीं बढ़ता, या फिर घर के अंदर कलेश हो, है ना, तलाक हो जाए, तो इस तरह घर की स्थिति जो है उस समिति को तोड़ देती है। ये होती है अस्थायी प्रकृति। स्थायी प्रकृति जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, परिवार एक संस्था है। सो नेक्स्ट आ जाता है सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण का मतलब होता है परिवार सामाजिक नियंत्रण का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। प्रत्येक जो परिवार है उसके अंदर अपने रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती हैं, प्रथाएं होती हैं, फोकवेज होते हैं, नियम होते हैं, कानून होते हैं। सो परिवार में रहकर उन सबको का पालन करना जरूरी होता है। और ये किसमें, पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो रीति रिवाज होते हैं, जो भी नियम कानून बने होते हैं एक परिवार के, तो वो क्या होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। सो उसको पालन करना जरूरी होता है। सो ये आ जाता है आपके सामाजिक नियंत्रण पर। सो परिवार क्या करता है, एक सामाजिक नियंत्रण भी करता है। सो ये था आपका आज का टॉपिक परिवार। सो स्टूडेंट्स, मैं इसका सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। परिवार में हम रहते हैं तो हमें ज़्यादातर सब चीज़ों के बारे में पता है, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक है। बस आपको सिर्फ ये इसके विशेषताओं के नाम और ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, कार्य क्या होते हैं ये नाम ध्यान रखिएगा आप लोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरे साथ बने रहिए, स्टडी करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो आई होप आपको सब अच्छा लग रहा होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।